2016 में डीमोनेटाइजेशन किया और 2017 में ये झटका दे दिया बिजनेसमैन को। लेकिन ये एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए है, ये एक तरह से करप्शन को रोकने के लिए है। मींस एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। पहले लोग क्या करते थे, चीज ज्यादा में बेचते थे और बिल कम का बनाते थे। अब जितने की बिकेगी उतने का ही बिल बनाएंगे, उसी बिल के ऊपर अमाउंट जो आपको मिलेगी एज अ सेलर, उसके ऊपर आप टैक्स डिपॉजिट करवाओगे। एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। आफ्टर एवरी क्वार्टर यू आर सपोज टू गिव द रिटर्न ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट। जब मैं इसके प्रैक्टिकल्स की बात करूंगी तो जीएसटी ही इज डिवाइडिंग इनटू 2 कैटेगरीज। बिफोर वी गो इन डिटेल, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। सीजीएसटी, कोई भी घर जाके बिल लेटेस्ट वाला 2017 के बाद का देखोगे तो बिल में 2 चीजें नीचे ऐड होती हैं। वन इज सीजीएसटी एंड अदर इज एसजीएसटी। सीजीएसटी इज द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम भी जर्नल एंट्रीज में इसे बार बार यूज किया करेंगे। और सेम शेयर मेरी स्टेट गवर्नमेंट का होना है। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की अपलिफ्टमेंट के लिए। So central government is also charging the tax on the sale of goods and services, and the second will be share of state government, right? So then we will be reading a term IGST, that is interstate transfer of goods. I का मतलब interstate, मतलब अगर पंजाब से राजस्थान में सामान जा रहा है और यूपी से पंजाब में सामान आ रहा है तो इंटरस्टेट है भाई। तो इंटरस्टेट के ऊपर इंटीग्रेटेड इसे बोल सकते हैं, कंबाइन है इसमें दोनों गवर्नमेंट्स का। तो वी विल बी कॉलिंग इट आईजीएसटी। तो ही विल बी गिविंग यू द नेम ऑफ द प्लेस इन द क्वेश्चन, देन ही विल बी टेलिंग यू किससे परचेज किया, वो कौन सी स्टेट का है, जिसको बेचा वो कौन सी स्टेट का है, देन यू विल बी डिटरमिनिंग सेम स्टेट है कि अलग अलग स्टेट है। ठीक है, इतना तो मैप करवाया होता आपको 9th 10th में, आपको पता है कौन सी स्टेट या कौन सा सिटी कौन सी स्टेट में आता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालेगा, इट विल बी क्वाइट सिंपल। In that case, you need to decide कि मैं IGST लगाऊं कि कौन सा लगाऊं, CGST और SGST लगाऊं, right? अगर मैं बात करूं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उससे पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था। अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग रेट डिसाइड करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा स्लोगन ही इसका क्या है, वन नेशन वन टैक्स। इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप कुछ भी खरीद लो, रेट ऑफ टैक्स सेम रहना। ठीक है, और मोदी गवर्नमेंट ने डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स रखे। हमारे बुक में कुछ डिटेल उसने दे रखी है, कुछ आइटम्स उसने 0% कैटेगरी में रखी, लाइक मिल्क, लाइक एग्स। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स वो 0% कैटेगरी है क्योंकि एसेंशियल है। सो वी विल बी रीडिंग ऑल दीज लिस्ट, वी विल बी रीडिंग ऑल दीज स्लैब्स so that we can come to know that what actually is being included in this text. ठीक है, अदरवाइज तो पूरी बुक है इसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। हमारे सिलेबस में थोड़ा सा इसका पार्ट है, we will be restricting our discussion towards that only, right? 5th chapter, page number 1. पहले थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे भाई, because unless and until you are not familiar with the theory, you will not get the practicals. Yes, और एक बात सुनिए, सबसे पहली लाइन ही क्या लिखी है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसने पे किया उसी के ऊपर उसका बर्डन है। Whosoever is paying it, he or she is bearing the burden of it. ये अलग है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, कस्टमर से चार्ज किया सेलर ने और सेलर ने आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया। बर्डन किस पे है, कस्टमर्स के ऊपर। गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करवा रहा है, मतलब किसी के बिहाफ के ऊपर दूसरी पार्टी से डिपॉजिट करवा रही है, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। मैं अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देती हूँ, डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि मैंने अपनी इनकम के ऊपर खुद ही तो टैक्स दिया। ठीक है, लेकिन आपका जो जीएसटी है दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द ट्रेडर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। दे आर चार्जिंग दैट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स, राइट? तो वो कलेक्ट किया हुआ टैक्स आगे वो गवर्नमेंट को क्या करवाते हैं, जमा करवाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। पहली लाइन ही बुक में ये लिखी है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगली लाइन भी मैं बता चुकी हूँ, नो डिस्टिंक्शन इज बीइंग मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप सर्विस अवेल करते हो, चाहे आप गुड परचेज करते हो या बेचते हो, तो हर चीज के ऊपर, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है। ड्राई क्लीनर वाले से आपने सर्विस ली, उसने भी बिल में जीएसटी दिया, पहले उस टैक्स को सर्विस टैक्स कहा जाता।
मींस ऑल द टैक्सेस आर बीइंग मर्ज्ड। आज से पहले 7-8 अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन जीएसटी के आने पे ऑल द टैक्सेस आर बीइंग मर्ज्ड एंड देयर इज वन नेशन वन टैक्स थ्रू आउट आवर इंडिया। किसी भी स्टेट में चले जाओ, ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर जो पंजाब में टैक्स लग रहा है वही जम्मू एंड कश्मीर में लगेगा, वही आपका हिमाचल में लगेगा। वी आर फॉलोइंग द सेम रेट ऑफ टैक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट वन नेशन वन टैक्स। Every person is liable to pay tax, whosoever is a seller, and every person whosoever is purchasing the goods, he or she is liable to pay, and every seller is supposed to collect that tax from the customer. Yes. वो 90 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स बताता है। टैक्स डिफरेंशिएट होगा। मान लो टैक्स की परसेंटेज 10 है तो इसको 110 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करके टैक्स की अमाउंट निकालो, ठीक है, क्योंकि उसने ग्रॉस बताया। सो वी वांट टू डिफरेंशिएट इन आवर बिल कि कॉस्ट कितनी है और टैक्स कितना है। ऐसा क्वेश्चन में भी होगा शायद कि वो हमें टैक्स के इंक्लूडिंग अमाउंट बताएगा, बट वी नीड द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द टैक्स। सो इन दैट केस वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला। ऐसा मैंने वैसे भी तो करवाया हुआ है जब कॉस्ट और जीपी दिया होता था। सेल के ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती थी या कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती थी, तो वी यूज्ड टू कैलकुलेट इट, ठीक है। 100 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती थी। सेम फॉर्मूला वी विल बी अप्लाइंग ओवर हियर। आगे चलते हैं। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? मैं बोलती हूँ एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इट मींस? ओके, फीचर्स। एनी अदर सिंप्लीफाइड टर्म फॉर फीचर्स? Qualities, isn't it? Attributes, ठीक है। He is a man of patience, that is his quality, that is his feature, that is his characteristic. He every time gets annoyed very easily on the minor things, that is his feature, that is his quality. So hereby for the characteristics of GST we are going to elaborate the things, we are going to read what is positive and what is negative in GST, ठीक है। In which aspect we are going to apply it, कौन से स्टेट के ऊपर इसे एग्जाम्पशन है, कौन सी आइटम पे इसकी एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन है मतलब कई आइटम्स के ऊपर जीएसटी की छूट है, और कौन सी आइटम्स के ऊपर इसकी एग्जाम्पशन है, दैट आल्सो वी विल रीड। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट मेरे को लगता है सबको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आपने कुछ नहीं खरीदा, स्टेशनरी शॉप से आपने 500 का सामान खरीदा, वो आपने बोला मैंने बिल लेना, जब बिल लेना तो जीएसटी लगना, आपने बिल में जीएसटी उसको पे कर दिया। अब सेलर की ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट को कंप्यूटराइज्ड बिल होगा, उसका तो उसी टाइम चढ़ गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन से हम लोगों ने बिल बना के दिया और जीएसटी की अमाउंट वहां पे क्रेडिट हो गई। You know, GST is being credited on the books of seller. When it is being credited, it is never an income, it is a liability, because the seller is liable to deposit it to the government at the end of every quarter. 3 महीने के बाद रिटर्न फाइल होती है। You are getting me? अगर कोई आपसे पूछे is a GST credited means an income? No way. It is liability, because seller is supposed to deposit it on the behalf of customer to the government. Customer से उसने ले लिया टैक्स, अब 3 महीने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो he is liable to deposit it to the government ना। So it is never an income for a simple person. It is a revenue for the government, either for the state or for the central or for the both. इधर और वाली बात होगी नहीं, दोनों के लिए होगा। कुछ पोर्शन किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा। कुछ पोर्शन किसको जाएगा? 50-50% है। अगर 5% है मान लो जीएसटी, तो 2.5% सेंट्रल का है, 2.5% किसका है? स्टेट का, राइट। अगर 7% है, 7 वैसे मेरे को लगता स्लैब है ही नहीं, 5 है, 10 है, 25 और 28, ऐसे 18 या 28 है। देख लो स्लैब्स देख ही लेते हैं, 2 पेजेस आगे आओ। यस, 0% है, 5% है, 12, 18 और 28 है। सबसे महंगे वाली प्रेशियस चीजें, डायमंड, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, उनके ऊपर 28 है। तंबाकू आइटम्स, अल्कोहलिक आइटम्स, हम जानबूझ के इन्हें महंगा बनाना चाहते हैं ताकि लोग कम से कम ऐसी चीजों को कंज्यूम करें, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। सिगरेट्स के ऊपर, ठीक है, जानबूझ के इनके ऊपर 28% रखा, ठीक है, सो दैट वी कैन मेक द थिंग्स कॉस्टली, सो दैट द पीपल अवॉइड टू परचेसिंग इट। यू आर गेटिंग मी? तो टैक्स का स्लैब डिसाइड करते हुए सारी चीजें गवर्नमेंट माइंड में रखती है
So it is a, you can say, big game for which the finance minister and his team or her team used to sit together, and then they decide. So many professionals, they are included in their team. Economists are the part of their team, and then they basically decide how to bring the things into implementation, how the things are to be applied, how to convince the public of the nation. ठीक है, तो कोई आसान जॉब नहीं होती जब पूरी कंट्री में एक सिस्टम ही पूरा चेंज कर देना. So they took a lot of time. They experienced so many protests, but even then, ultimately nowadays it is being applied and everybody has to follow it. ठीक है, पेनाल्टी है अगर आप टाइम पे जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाते हो. कोविड के दिनों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी, बट अगेन नाउ द सिस्टम इज ऑन ट्रैक. पहला पॉइंट क्लियर है. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट इज बीइंग पेड बाय सेलर्स ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स. सेकंड पे आओ, डेस्टिनेशन बेस्ड. What is the meaning of destination based? फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगना. ये नहीं है कि रॉ मटेरियल पे लग गया, फिर सेमी फिनिश गुड्स पे लगा और फिर फिनिश गुड्स पे लगा. ये तो ट्रिप्लीकेट टैक्स हो गया. हमने ये सारे सिचुएशंस को अवॉइड किया. जब गुड फाइनली बन के तैयार हुई और वो मार्केट में बेची गई, उसी के ऊपर टैक्स लगना. दिस इज व्हाट वी कॉल डेस्टिनेशन बेस्ड. When the things will get ready, when the final services are being provided to the users of the services, then only the tax is being computed. This is what we call destination based. फिर भी explanation पढ़ो. Destination based principle is applicable on GST as against the present principle of origin based tax. Origin based tax पहले हुआ करता था VAT, मतलब जहां से चीज ओरिजिनेट हुई है वहीं पे टैक्स लग जाता था. तो पहले लगा रॉ मटेरियल पे, फिर लगा सेमी फिनिश गुड्स पे और फिर लगा फिनिश गुड्स पे. इट मींस कि मान लो मैंने बनाने हैं बिस्किट, तो पहले मैदे पे, चीनी पे, दूध पे टैक्स लगा, वो रॉ मटेरियल है. फिर सेमी फिनिश गुड्स बनी, उसके ऊपर अलग से टैक्स मैंने दिया, और जब फाइनली कस्टमर को बेची तो फिर से टैक्स लगाया. 3 टाइम टैक्स लग गया. चीज महंगी कितनी हो गई. टैक्स सेलर ने अपनी पॉकेट में से थोड़ा ना देना, कस्टमर से लेना भाई. ठीक है, तो पहले ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था. वी डिमोलिश द सिस्टम एंड नाउ द टैक्स इज व्हाट? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. और क्या लिखा है? This principle implies that all goods and services are taxed if they are consumed within the country. That is why the exports are exempted and imports are subjected to tax. अच्छा, इसने किसी और बात से रिलेट कर दिया. डेस्टिनेशन जो मैंने बोला वो फाइनल कंजम्पशन वाला भी ठीक है, लेकिन कहता है जो चीजें आपकी कंट्री में आ गई और आपने उन्हें कंज्यूम कर लिया, that are being brought into your nation, तो इंपोर्ट्स पे टैक्स लगेगा. जो चीजें हमने यहाँ से बना के बाहर भेजी, एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगना ही नहीं, जीएसटी लगना ही नहीं. एक्सपोर्ट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश से जो सामान जाए बढ़िया किस्म का जाए और सस्ते में जाए, ताकि बाहर वाले देशों में हमारे सामान की डिमांड. अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगा देंगे, सामान तो महंगा हो जाएगा. ठीक है, तो बाहर भी आप महंगा बेचोगे, इतनी डिमांड नहीं होगी. यू आर गेटिंग मी? तो एक्सपोर्ट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड इंपोर्ट्स आर being covered under the scope of GST. ये भी डेस्टिनेशन में है. ठीक है, जो चीजें आपकी कंट्री की बाउंड्री में कंज्यूम हो रही हैं, उनके ऊपर क्या लगना है? टैक्स लगना है. थर्ड आओ, डुअल टैक्स सिस्टम. डुअल का मतलब एक शेयर किसका होगा? डबल है. एक शेयर किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. दूसरा किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का. हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 26. ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. यूनियन टेरिटरीज का अलग से होगा. ठीक है, यूटीज का अलग से होगा क्योंकि उनका फेडरल सिस्टम अलग रहता है. और हमारे वैसे सिंपल जो स्टेट्स हैं, 26 स्टेट्स हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर अलग होगा और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर अलग होगा. राइट, जो लिखा है वो देखो. इंडिया है सब फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम पता है ना आपको, जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है और बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं. दैट सिस्टम इज बीइंग कॉल्ड फेडरल सिस्टम. And hereby UTs are also there. They simultaneously levy GST on every supply of goods and services or both. For intra-state supply, एक वर्ड मैंने लिखा था interstate, एक वर्ड मैंने आपको बताना है intra-state. दोनों वर्ड्स देखो, this is intra and this is inter. आपकी क्लास के 4 बच्चों में अगर मैं डिबेट कंपटीशन करवाऊं तो वो इंट्रा क्लास कंपटीशन है. आपकी क्लास का अगर 11th बी के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा तो वो इंटर क्लास कंपटीशन है. व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन यू कंपीट विद अदर्स तो वो इंटर है, और इंट्रा मींस विद इन योर ओन बाउंड्री. ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या हुआ? पंजाब की चीजें पंजाब में ही रही,
पंजाब के होशियारपुर से जलंधर आई और जलंधर से लुधियाना गई, वो इंट्रा स्टेट है, क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट है। पंजाब से राजस्थान जाए, राजस्थान से यूपी जाए, यूपी से किसी और स्टेट में जाए, ठीक है, केरला वगैरह में जाए, कर्नाटक में जाए, तो इन दैट केस वी विल बी कॉलिंग इट इंटरस्टेट। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लिखा, उसने क्या लिखा, फॉर इंट्रास्टेट सप्लाईज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोजेस सीजीएसटी, रिस्पेक्टिव स्टेट इम्पोजेस एसजीएसटी, और यूटी के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यूटीजीएसटी। यूटी इसका क्योंकि अपना अलग से इंडिपेंडेंट सिस्टम रहता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, तो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, एंड जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो अलग अलग शेयर नहीं बनाती, यूटीज अलग अलग शेयर नहीं बनाएंगी, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स में आपका अलग अलग शेयर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंपोज करती है टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स इंपोज करती है। दिस इज व्हाट वी कॉल डुअल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। आगे चलते हैं। यस, अगर मैंने बोला, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा ना एक एंट्री से आपको समझाऊंगी। जब हम सेल की एंट्री किया करते थे, हम लिखते थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, है ना, राइट? अब मैं कह रही हूं कि टैक्स भी है, टैक्स है, तो आई विल बी कॉलिंग इट सीजीएसटी, आई विल बी कॉलिंग इट एसजीएसटी। क्योंकि ये सामान बिक रहा है, तो ये जो टैक्स लगता है इसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। मैंने अभी बोला टैक्स कलेक्टेड इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड, बट इट इज नॉट आवर इनकम, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, लायबिलिटी। तो ये एक फीचर है। सो व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग द टैक्स, इट अनडाउटेडली यू आर क्रेडिटिंग इन द एंट्री। अमाउंट ऐसे डिस्कस करते हैं, 10,000 था, 2.5% टैक्स है, 5% वाली स्लैब, ठीक है, 250 आप 10,000 में 500 ऐड करके अपने कस्टमर से 10,500 लोगे, मींस कैश आएगा 10,500। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 10,000, 250 सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 250 ही किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। So once you are collecting the tax, that is not your income, that is your liability, because you are liable to pay to the government. यही सामान जिसने खरीदा है, वो भी ट्रेडर है, वो परचेसेस की एंट्री करेगा। अगर आपने एज अ सेलर सेल की एंट्री करी है, तो वो परचेसेस की एंट्री करेगा। सिंपल एंट्री जब हम किया करते थे, तो परचेसेस टू कैश हुआ करता था। अगर आपने टैक्स लिया है, आपके लिए आउटपुट टैक्स है, तो जिसने पे किया है उसके लिए इनपुट टैक्स है भाई, he will be debiting it, that is CGST, input CGST और input SGST। ये एंट्रीज हैं, आगे जाके डिटेल में करेंगे, बट these are the two basic entries। और ये एंट्रीज मेरे को इंटेंशनली समझानी पड़ रही है क्योंकि मैंने नेचर बतानी। hereby I am paying it, he says when you pay GST that is not your cost, that is not your expense, that is what then, that is your asset, that is your asset, because assets are always being debited ना। अब क्यों एसेट है, ध्यान से सुनना, जो आपने खुद पे किया है टैक्स, आप यही सामान जब आप खरीद के लेके आए हो वही आपने बेचना है, ठीक है, आप इसकी एडजस्टमेंट करोगे अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ, आपने अपने कस्टमर से 250 लिया, फॉर एग्जांपल आपने 150 पे किया, यू पेड लेस, डेफिनेटली आप अपनी कॉस्ट के ऊपर पे करोगे ना, आप पे कम करोगे टैक्स और अपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज करोगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। परचेसेस के ऊपर हमेशा इनपुट टैक्स होगा और सेल्स के ऊपर हमेशा आउटपुट टैक्स होगा, एंड इनपुट एंड आउटपुट टैक्स बोथ आर बीइंग काउंटर बैलेंस्ड। अब काउंटर बैलेंस का मतलब क्या है, आपने खुद 150 पे किया था, कलेक्ट कितना किया, दोनों स्लैब्स के ऊपर, स्टेट और सेंटर के ऊपर 250 रुपए। इस 250 में से 150 हमारा क्या हो गया, एडजस्ट, बाकी 100 रुपया अभी भी आपके पास ज्यादा है, वो 100 रुपया गवर्नमेंट को जमा। ये 250 का 250 नहीं जमा करवाओगे, यू विल जस्ट बी डिपॉजिटिंग टू द गवर्नमेंट ओनली डिफरेंस। दिस इज व्हाट वी कॉल काउंटर बैलेंसिंग, ठीक है। हम लोगों को इनपुट और आउटपुट को काउंटर, क्योंकि सामान तो सेम है भाई, जो खरीदा है वही बेचा है, तो गवर्नमेंट को 250 थोड़ा, इस 250 में से 150 तो आप ऑलरेडी अपने सप्लायर को दे चुके हो जब आप खरीद के लेके आए थे सामान। आधा अधूरा भी समझ आ रहा है तो इट इज फाइन, बिकॉज इट इज द फर्स्ट डे। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, व्हाटएवर यू बॉट दैट यू आर गोइंग टू सेल। जो आपने खरीदा था वही आपने बेचा है, इस सब जो आप खरीद के लेके आए थे तब आपने टैक्स पे किया था, उसी सामान को तो बेचा है, उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हो गवर्नमेंट अपने कस्टमर से। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट,
250 का 250 मत जमा करवाना गवर्नमेंट को, क्योंकि 150 आप अपने सप्लायर को दे चुके हो, वो डिपॉजिट करवा चुका होगा आपके बिहाफ पे। गवर्नमेंट डुप्लीकेशन टैक्स ही तो अवॉइड करना चाहती है। सो यू विल बी डिवाइडिंग, यू विल बी डिपॉजिटिंग ओनली द डिफरेंस, only the difference. And how the difference is being calculated, again one entry we pass, वो एंट्री मैं अभी नहीं बताऊंगी, you will get confused, ठीक है। So इतना फिलहाल आपने याद रखना है, when we purchase the goods, what we do, we pay the tax and that tax we call input tax. When we sell the same goods, we collect the tax, that tax we call output tax, ठीक है। अब उसने जो लाइन लिखी है वो देखो, GST paid is not cost, ये क्या है, आपका एसेट है, क्योंकि आपने इस एसेट को राइट ऑफ करना है अगेंस्ट योर कलेक्टेड टैक्स। इनपुट टैक्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट अ कॉस्ट टू द बायर, रादर इट इज एन एसेट, अंडरलाइन करो, रादर इट इज एन एसेट। सिंस मैं बोल रही हूं काउंटर बैलेंस करना है, वो वर्डिंग यूज करता है, इट इज टू बी सेट ऑफ, आपने इसे सेट ऑफ करना होता है अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट आप इसे क्या करते हो, सेट ऑफ करते हो। कैसे सेट ऑफ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। अगला पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं, अगली हेडिंग, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, व्हाट इज इट देन, इट इज आवर लायबिलिटी। जीएसटी पेड इज आवर एसेट, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ट्रू और फॉल्स, जीएसटी पेड इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स, जीएसटी पेड इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स, GST paid is an asset, true or false? True. GST collected is a liability, true or false? True. GST paid collected is an income, false. It's not our income, we are supposed, though it is credited in the entry, but it is not an income because we are supposed to deposit it to the government. हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना है, we are liable to the government till we haven't deposited. जब तक मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया, I'm liable to the government, right? दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। इनपुट इज नॉट अ कॉस्ट, इज एन एसेट, आउटपुट टैक्स इज नॉट एन इनकम, इज अ लायबिलिटी। डन, आगे चलते हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मेरी कंट्री का हर बिजनेसमैन जिसकी सेल की लिमिट दी है, यस, सेल की लिमिट है 20 लाख, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, एनुअल सेल अगर आपकी 20 लाख है, लेकिन नदरन और ईस्टर्न स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट ही रखी है। हमारी कौन सी स्टेट होगी, तो हमारे यहाँ पे 10 लाख की लिमिट है। अगर यहाँ पे रहने वाले मर्चेंट्स की एनुअल सेल 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको अपने आप को जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। बिसाइड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अ फर्म कैन वॉलंटरली रजिस्टर्ड ऑल्सो। मान लो आपकी सेल 10 लाख से कम है, नॉर्थ में रह रहे हो, 10 लाख से कम है, इवन देन यू आर पेइंग जीएसटी, तो वो वॉलंटरी बेसिस पे होगा। लेकिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किन के लिए करवाई है, नदरन एंड ईस्टर्न स्टेट्स में लिमिट कितनी है, 10 लाख ऑफ सेल, राइट, और बाकी सारी स्टेट्स में, बाकी रहा कौन सी स्टेट, वेस्टर्न एंड सदर्न ना, ठीक है, उन स्टेट्स में कितनी लिमिट है, 20 लाख एनुअल सेल। पूरे साल की सेल अगर वहां पे 20 लाख से ज्यादा है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जीएसटी एक्ट के अंडर। यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट अक्रॉस द स्टेट्स, सारी स्टेट्स में क्या होगा, सेम टैक्स होगा, दैट्स व्हाई वी कोट अ स्लोगन, वन नेशन वन टैक्स, राइट, सेम स्लैब्स होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, दिस टैक्स इज वर्किंग लाइक अ ब्लैंकेट because before the launch of this tax so many other taxes were there in the market. सर्विस टैक्स अलग से था, वेल्थ टैक्स अलग से था, गिफ्ट टैक्स अलग से था, all that tax, VAT अलग से था, all that taxes have been abolished and that all taxes are being merged under a single coverage or under a single blanket or under single umbrella which we call GST. That's why we call it a comprehensive tax. अब आपको अलग-अलग स्टेजेस के ऊपर अलग-अलग टैक्सेस नहीं देने, अब आपको एक ही टैक्स देना है, दैट इज व्हाट, जीएसटी। पढ़ो जरा क्या लिखा, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज रिप्लेस्ड और व्हिच रिप्लेस्ड मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी। पहले हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी वाज ऑलवेज बीइंग लेविड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। कहते थे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर या ड्रग्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा, लाइफ सेविंग ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं तो मेडिसिन के ऊपर, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा है टू मेक देम मोस्ट कॉस्टली। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी अबॉलिश होगी, एक्साइज ड्यूटी के
वो भी मर्ज कर दिया गया किसमें, जीएसटी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है, अब सर्विस टैक्स नहीं है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पहले अलग से एक हुआ करता था, कस्टम, कस्टम मतलब जब आप इंपोर्ट करवाते थे सामान तो कस्टम ड्यूटी पे करते थे, उसे इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स भी कहते थे, दैट हैज आल्सो बीन अबॉलिश्ड। तो कितना आसान कर दिया गया, मींस यू आर इंपोर्टिंग समथिंग लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम सम अनदर कंट्री एंड यू आर ब्रिंगिंग सर्टेन थिंग्स फॉर योर ओन यूजेस। ठीक है, कहते थे ना कि बाहर से एलईडी पहले लेके आते थे लोग, वहां पे सस्ती मिलती है, लेकिन फिर कस्टम ड्यूटी बहुत पड़ जाती थी, फिर उतने की हो जाती। लेकिन अब अगर आप बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं तो कोई आपको अलग से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी, जीएसटी की जितनी भी स्लैब के अंडर वो कवर होता होगा, ओनली दैट यू हैव टू पे। You are getting me? So all other taxes have been abolished, so that's why we call it, it is a comprehensive, yes, tax. Different rates, चलो slabs learn करते हैं, 0%, 5%, 12, 18 and 20. 0% बोलो मेरे साथ, 5, 12, 18 and 20. हाईएस्ट स्लैब क्या है, लोएस्ट स्लैब क्या है, 0. कल पढ़ेंगे इनमें कौन कौन सा आता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी मैं जब इसको सर्कल करो, ये भी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा इनपुट क्रेडिट क्या, ठीक है. सो आई डिस्कस विद यू थॉरोली 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू टुमारो. Any doubts from today's lecture you may ask? Any doubt from today's lecture?